हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी की सीरीज़ क्लास 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें आप क्लास 7th के 4th चैप्टर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है 4 वायु। वायु तो पता ही है आपको, वायु का मतलब होता है हमारा पवन, कि किस प्रकार हमारी वायु बहती है, उसका क्या रीज़न होता है, उसकी तेज़ धाराओं को क्या कहते हैं, तेज़ी से गति करती है तब क्या नुकसान और फ़ायदे होते हैं हमारे। तो आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें बता रखा है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो हमारी वायु है, जो हवा है, वो एक बिल्कुल पतली सी चादर की तरफ घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी होती है तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। क्या आप सभी जानते हैं, जो भी जीवित लोग होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए यदि वायु नहीं होगी तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो पृथ्वी होती है, सभी जीवधारी पृथ्वी पर रहने के लिए उनको वायुमंडल की ज़रूरत होती है तथा वो उस पर निर्भर होते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। तो हमें वायु किस लिए हम उपयोगी होती है सबसे ज़्यादा? हमारे सांस लेने के लिए। एवं सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। और जो सूर्य की ओर से जो किरणें आती है उससे भी जो हमारी वायु है वो बहुत हानिकारक प्रभावों से हमारी रक्षा करती है। साथ में यदि सूर्य की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं। अगर यह चादर ना हो तो जो सूर्य की आने वाली किरणें हैं उससे हम जल भी सकते हैं। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। और डायरेक्ट सूर्य की रोशनी होगी नहीं, हमारे पास रोशनी पहुंच नहीं पाएगी, गर्मी पहुंच नहीं पाएगी, तो हम जहाँ रहते हैं हमारी पृथ्वी पर हमेशा ठंड होगी, जिसके कारण हम वहाँ पे जी नहीं पाएंगे और जम जाएंगे। यह वायु राशि है, जो हमारी पवन है वो एक प्रकार की वायु राशि है, जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, जिसमें कि हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। आइए नेक्स्ट और चलते हैं कि वायुमंडल के संगठक क्या क्या है। क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल के संगठक क्या है? आइए पढ़ते हैं। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं, वास्तव में यह अनेक गैसों का मिश्रण है। जिस प्रकार जो ऑक्सीजन होती है वो अनेक प्रकार से मिलकर बनी है, जो हमारी वायु है वो अनेक प्रकार के मिश्रण से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का भाग बना है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो वायुमंडल है वो किन गैसों से मिलकर बना है? तो वो है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। इन दो गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में इसमें यह पाई जाती है, अधिक मात्रा में ये इसमें नहीं पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जो वायु होती है उसके अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। किसके? हवा धूल के कण भी इसमें उपस्थित होते हैं। और तथा जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के हमारी वायु में पाए जाते हैं। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाया जाता है ऑक्सीजन में, तथा आर्गन गैस हमारे पाई जाती है 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है, तथा अन्य गैसों का मिश्रण 0.04 तक होता है। जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो 78% होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में कितने % गैसेज होती है नाइट्रोजन, तो होती है 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% होती है। इसी प्रकार अब हम ये पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन की वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में पाई जाती है। हम सांस लेते सब फेफड़ों में
कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और कुछ उसे फिर बाहर भी निकाल देते हैं। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं तो कभी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कभी छोड़ते हैं। तो जब हम लेते हैं तब फिर से नाइट्रोजन हमारे अंदर जाती है, तब छोड़ते समय भी, बाहर निकालते समय वायु को हमारी नाइट्रोजन बाहर जाती है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अत्यधिक होती है। क्या आप जानते हैं? चलिए आप जानते हैं, पढ़ते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पर पैदा करते हैं। जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है उसे पृथ्वी से रोककर ग्रीन हाउस पैदा करते हैं, इसलिए इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। कभी कभी हमारी धरती इस कारण से बहुत ठंडी हो जाती है, किंतु कारखाने और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता ही रहता है। जो कारखाने में उनसे जो गैसेस निकलती है, कभी कभी वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है। इन ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, मतलब गर्मियाँ उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। कारखाने तथा धुआं निकलना, उससे धुआं निकलने से हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि होती है। अब क्या होता है, एक तो हमारा तापमान बढ़ता है, सेकेंड है जो बर्फ़ जमी होती है वो पिघलने लग जाती है और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। यदि समुद्र बढ़ता जाएगा तो बाढ़ का आने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये आपदा आती रही और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आती रही जिसके कारण हमारा अत्यधिक परिवर्तन होता रहेगा, इसमें ज्वालामुखी में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे या पशु लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी इन आपदाओं से कई पेड़ पौधे, जीव जंतु लुप्त हो जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वे सीधा वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा मतलब मिट्टी, कुछ पेड़ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं। मतलब सभी जीवाणु को और पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं और पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता अत्यधिक पड़ती है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस होती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु की ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य और पशुओं को सांस लेना होता है तो वायु में वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो ऑक्सीजन मनुष्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, क्योंकि जितने हम पेड़ लगाते हैं उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, जो हमारा संतुलन काफ़ी बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती हैं। जब पेड़ पौधों को भोजन बनाना होता है तो उनको अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन वापस देते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जो कि मनुष्य के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जिससे कि मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों मतलब पेड़ों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। मतलब हम लेते हैं और वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु यह संतुलन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़
आ जाती है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। प्रमाण स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करता है। यदि कोई प्लास्टिक जैसी प्रदूषित चीज़ों को जलाता है तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, और जिसके कारण हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने से हमारी पृथ्वी का जिसका आयतन बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और पृथ्वी के मौसम में और जलवायु में काफ़ी नुकसान तथा प्रभावित होती है। तो आइए नेक्स्ट और चलते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आइए देखते क्या बोला गया है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। ठंडी वायु संघनन और भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वो संघनन भी होती है तथा भारी भी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान में को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। जहाँ पर जगह खाली होती है वहाँ पे वायु भर जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। जो हमारी वायु चक्र है वो इसी प्रकार चलता रहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लर्न करना है? यदि जब वायु गर्म होती है तो ऊपर फैलती है और हल्की ऊपर उठती है। तो ये आपको लर्न करके रखना है कि इसके बारे में आपको अधिक जानकारी होनी चाहिए कि वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित होता है। कितनी परतों से होता है? 5 परतों का बना होता है, जो पृथ्वी के स्तर से आरंभ होती है। ये कौन कौन सी है? सबसे पहले सौरमंडल, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 6 क्लास की बुक्स में मैंने आपको बताया था कि हमारी 5 वायुमंडल परतें होती है। पहले सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, भारी वायुमंडल एवं बहिमंडल। ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जानकारी रखेंगे। इससे पहले हम डायग्राम की ओर चलते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। जो हमारा सौरमंडल होता है उसके अंदर माउंट एवरेस्ट जैसी चीज़ें आती है, ठीक है, जो इसे सौर सीमा के नाम से जानते हैं। फिर हमारे आते हैं ओजोन, और ओजोन परत सबसे ऊपर होती है। उसके बीच में समताप मंडल है। जो हमारे हवाई जहाज है वो उसमें समताप मंडल में उड़ते हैं। ये इसका खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये समताप सीमा आती है। ठीक है बच्चों, इसकी ओर चलता है। फिर ये होता है मध्य मंडल। इस स्थिति को हम मध्य मंडल कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है ये मध्य सीमा। क्या आती है? मध्य सीमा। फिर बाहरी वायुमंडल, बाहर का वायुमंडल आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बहिमंडल, फिर बहिमंडल आता है। तो इस सीक्वेंस में आप जानेंगे। अब पढ़ेंगे हम कि सौरमंडल क्या होता है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्यों? इसके बारे में जानेंगे। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर होती है? 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी परत है जिसमें वर्षा, कोहरा एवं ओला जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो कहाँ पर होती है? वो सौरमंडल में होता है। ये सारी घटनाएं, ये सारी क्रियाएं सौरमंडल में होती है। अब समताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। मतलब यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाते हैं, तथा अगर मौसम में कोई भी विपदा आती है तो हमें हवाई जहाज की उड़ानों को बंद करना पड़ता है। समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो ओजोन गैस की परत किस में होती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? सूर्य से आने वाली ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल क्या होता है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कितनी परत है? ये तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर
परत में आने पर जल जाती है। यदि उल्का पिंड इस परत में आती है तो वो भी काफ़ी जल जाती है। नेक्स्ट है हमारी भारीय वायुमंडल। क्या आप भारीय वायुमंडल के बारे में जानते हैं? भारीय वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तीव्रता मतलब होता है तेजी से बढ़ना। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जो आयन मंडल है वो भारी वायुमंडल का भाग होता है। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। जो रेडियो संचार, रेडियो में जो न्यूज़ें आती वो भी इस मंडल में भारी वायुमंडल के द्वारा होती है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो वायुमंडल के लिए इस परत का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो रेडियो तरंगे वो भी इसका प्रयोग करते हैं। वास्तव में पृथ्वी प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित की जाती हैं। जो रेडियो तरंगे वो भी इस पर परिवर्तित की जाती है, देखने को मिलती है। बहिमंडल। क्या बहिमंडल के बारे में जानते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपरी परत, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो उसका नाम है बहिमंडल। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैयारी रहती है। मतलब अंतरिक्ष की जो उड़ान है वो बहिमंडल से स्टार्ट होती है। क्या आप मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? तो आइए पता लगाते हैं, जिससे आपको इसका ईजी होगा कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी? अक्सर हम इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह में एकादिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है कि आज वो सिक्सर लगाएंगे, आजकल बारिश आने वाली है, इस सब के बारे में सुना है। कल्पना लगाना मतलब अनुमान लगाना। हमारी पृथ्वी हमारे शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसका स्पीकर। तो मौसम वह है जो नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। जैसे मौसम, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे, प्रतिदिन की स्थिति, प्रतिदिन में क्या होने वाला है, बारिश आने वाली कि नहीं, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। आर्द्र एवं गर्मी मौसम किसी भी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है। अच्छा हवादार मौसम से हमें आनंद आता है और हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो हम घूमने चलते हैं। ऐसे अक्सर बोलते हुए आपने लोगों को सुना होगा। ठीक है बच्चों, तो मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन करता रहता है। जिस प्रकार मौसम होगा उस प्रकार मनुष्य भी कार्य करना शुरू होता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु पर निर्भर होता है। क्या आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हम जब ये मौसम का अनुमान लगाना चाहते हैं तो जलवायु, उस स्थान की जलवायु पे लगता है कि आज मौसम किस प्रकार का है। क्या आप तापमान के बारे में बता सकते हैं कि तापमान क्या होता है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है, उसे हम वायुमंडल का तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। किसे कहते हैं? परिणाम को आप तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल एक दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार ही बढ़ता है। यदि आपने सुना होगा कि आज बारिश हुई, उससे आपके मौसम, जो आपके दिन में घर में ठंडक होने लग जाती है, तो वायुमंडल का जो तापमान है वह ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्मियों के टाइम में हमें बाहर बहुत धूप देखने को मिलती है। अब चलेंगे हम कि आयतन। क्या आपने आयतन के बारे में सुना है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन क्या एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, मतलब तापमान को बहुत प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। जो सूर्य की ओर से हमारी पृथ्वी पर किरणें आती हैं उसे आतपन कहते हैं। तथा
आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से पृथ्वी की ओर घटती जाती है। यदि सूर्य तप की किरणें जब आती है तो भूमध्य से ध्रुव की ओर आते आते वो घट जाती है, मतलब कम हो जाती है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। और तापमान भी यदि हमारी किरणें कम होती जाएगी तो उस स्थान पर ठंड बढ़ती जाएगी, मतलब तापमान में फ़र्क देखने को मिलता है। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं। ये आपका होमवर्क है जो आपको करके देखना है कि स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें। ठीक है, मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। क्या किस प्रकार चेंजमेंट बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 करोड़ भाग का केवल 1 भाग 2 अरब की प्राप्ति करता है। कितने की? ये 2 अरब की प्राप्ति करता है जो सूर्य की किरणें होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट और चलते हैं कि जब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी, क्योंकि कई फसलों को उगने के लिए तापमान पर काफ़ी फसलें निर्भर होती है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। जो शहर है उसका तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ये ऐसा फील्ड से बनी सड़कें या धातु कंक्रीट से बनी भवनें गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इनके समय यह ऊष्मा मुक्त करते हैं। जो ईंटें इस प्रकार की धातु से बने होते हैं वो ऊष्मा मुक्त करते हैं, जिससे कि गर्मी और अत्यधिक बढ़ती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे पवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ता ही जाता है। क्या वायुमंडल के दाब के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो आइए पढ़ते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु काफ़ी बल हमारे शरीर पर लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते कि वह बल लगा रही है कि नहीं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है। ठीक है, आगे से पीछे से हर जगह से हमारी वायु के दाब लगता है। हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है तथा हमारा शरीर भी, यदि वायु आए और आप खड़े हो तो उड़ तो सकते नहीं, क्योंकि आपका शरीर भी उस वायु के प्रति अपना बल लगाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम कि पृथ्वी की सतह पर वायु के अभाव द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो जो पृथ्वी की सतह पर वायु के अभाव द्वारा लगाया गया बल को हम वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। अगर वायुमंडल ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है, हमारा जो दाब है तेजी की तरफ नीचे की ओर गिरने लग जाता है। और समुद्री सतह पर वायुदाब स्वार्थिक होता है, मतलब बराबर होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह हमारा दाब घटता जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब बढ़ता है या घटता है, तो वो घटता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। क्या करता है? कम दाब क्षेत्र बनाता है। इन दाब बादल युक्त आकाश या नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पे कम तापमान होता है उनकी वायु बहुत ठंडी देखने को मिलती है। इसके फलस्वरूप यहाँ भारी होती है। भारी वायु निम्नजनित होकर उच्च दाब क्षेत्र घेरती है, मतलब वह काफ़ी क्षेत्र घेरती है। उच्च दाब के कारण स्पर्श एवं स्वच्छ आकाश होता है। यदि हमारा उच्च दाब होगा तो हमारा आकाश में स्वच्छ नज़र आएगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वायु किस दिशा की ओर चलती है, तो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, मतलब
कार्य करती है। तो अब पढ़ेंगे हम पवन के बारे में कि पवन क्या होता है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। क्या आप पवन को काम करते देख सकते हैं कि पवन किस प्रकार उड़ता है? क्या आपने कभी पवन को देखा है? जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती हुई और तूफान के समय पेड़ पौधों को उखाड़ती है, तब हमें अंदाज़ा होता है कि पवन है। अदरवाइज़ ना आप पवन को टच कर सकते हैं, ना ही उसे पकड़ सकते हैं। तो कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज़ी से होती है कि इसकी विपरीत दिशा में भी बल लगाना कठिन हो जाता है। आप ये अवश्य अनुभव किया होगा कि मानो आपने देखा होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता, जिससे कि हमारी छाता भी उड़ने लग जाता है। तथा इसके कई उदाहरण और हैं जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। और पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित होता है। कितने प्रकार में पवन को विभाजित किया जाता है? 3 प्रकार में पवन को विभाजित किया जाता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने का मानक मात्रक क्या है? तो मानक इकाई इसकी होती है डिग्री सेल्सियस, इसकी इकाई होती है। इसका आविष्कार एंडेस सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? एंडेस सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। और सेल्सियस मापने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जमती है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी उबलने लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है यदि वायु नहीं होगी तो क्या होगा? क्या हमारा जीवन वहाँ संभव हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हमें जीने के लिए वायु की ज़रूरत बहुत अधिक होती है। अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं होता है, ना वायु पाई जाती है, ना ही वायुदाब वहाँ पाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री जल चांद पर जाते हैं। जब भी वो चांद पर जाएंगे तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हुए जाते हैं कि उनको वायु की कमी महसूस न हो। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रिक्त शिराएं फट जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्राव हो सकता है। मतलब उनके बॉडी से खून निकलने लग जाएगा यदि वो ये वस्त्र नहीं पहन के जाएंगे तो आइए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित करता है। वो कहाँ से निकल रही है पवन। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को हम पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। तो पवनों के नाम भी हमने इस प्रकार से रखे हुए हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं कि स्थानीय पवनें अभी हमने पढ़ा कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की हमारी पवनें होती हैं। तो स्थायी पवनें क्या होती है? व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनें स्थानीयपन में होती है। वो स्थानीयपन में पवनें कहलाती है। ये वर्ष भर लगातार पश्चिम दिशा से चलती रहती है। किस दिशा से चलती है? ये पश्चिम दिशा से चलती है। और जो मौसमी पवनें होती है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु आएगी तो इस ओर से चलेगी, तो शीत ऋतु आएगी तो इस ओर से चलेगी। मतलब अपनी अपनी दिशा को बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें होती है वो अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है। इसी प्रकार हमारी स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के सभी विशेष समय में चलती ही रहती है। इसके लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्मी एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक देखने को मिलती है? ये आपको इससे पता चल जाएगा कि किस ओर से कौन सी पवनें चलती है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करें।
कि 90 डिग्री उत्तर में होते हैं। उच्च दाब ध्रुवीय पवनें इस प्रकार चलती है नीचे की ओर, ठीक है। और सनातन पछुए पवनें चलती है इस ओर। फिर उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनें इस ओर चलती है तथा भूमध्य सागरी इस ओर चलती है। और समांतर पछुए पवनें इस ओर तथा ध्रुवीय पूर्वी पवनें इस ओर आपको देखने को मिलेगी। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब चक्रवात आया था प्राकृतिक आवेश, वह किस प्रकार चक्रवात आया था। तो इसमें हमने देखा है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत है उसके भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। कितने जिलों में चक्रवात आया था? 5 जिलों में चक्रवात देखने को मिला था। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। बहुत अधिक तबाही देखने को मिली। पवन का वेग वर्षा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। उसकी जो पवन चल रही थी 36 घंटे तक चलती रही थी। तीव्र गति वाले इस पवनों ने पेड़ को उखाड़ा और कच्चे घरों को नष्ट भी कर दिया। अनेक औद्योगिक पवनों का अन्य घरों की छत भी उखड़ गई तथा अनेक प्रकार के जो पवन चलने से घर में तबाही मची, पेड़ पौधे टूट गए तथा छत भी उड़ने लगी थी। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें भी पूरी तरह से कट तथा नष्ट हो गई थी। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा हुई। तो इस आपदा से काफ़ी वर्षा भी हुई। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में भी बाढ़ आ गई, ठीक है, जिससे चक्रवात पवनें भी के कारण उठती ज्वारीय तरंगें भी स्थल पर 20 किलोमीटर तक की आ गई। और जो ज्वारीय पवनें उड़ती हैं जो समुद्र में, वो भी बढ़ती चली गई। इसके फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही मच गई। पवनों जब समुद्र का पानी ऊपर की ओर आने लगा तब क्या हुआ? तब तबाही और मच गई। अचानक 7 से लेकर 10 मीटर तक ऊंचाई ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी हो धान की फसल पूर्ति नष्ट हो गई। जो फसलें थी वो भी पूरी तरह से इस आपदा बाढ़ के आने से नष्ट हो गई थी, इस चक्रवात के आने से। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर ने निकट थाईलैंड की खाड़ी अवपात के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। किस कारण से हुआ था? कि थाईलैंड में चक्रवात देखने को मिला। धीरे धीरे उत्तरी पश्चिमी दिशा में बढ़ता ही चला गया, ठीक है। गहन होकर इसकी महाचक्रवात का रूप धारण के लिए 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के एरसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इन्होंने कई तबाही मचाई तथा अनेक जगहों पर ये चक्रवात चलता ही गया। ये एक जगह को आपको देखने को नहीं मिलेगा। महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूर्वी तट को बर्बाद कर दिया तथा जो ओडिशा का पूर्वी तट है उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। कितने लोग प्रभावित हुए? 130 लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई तथा बहुत सारे लोग के साथ साथ जानवरों की मृत्यु हुई। धान, सब्जियां, फलों का सारी फसलें का भारी नुकसान हुआ, जिस प्रकार अभी ऊपर राज्यों में देखने को मिला। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र उपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोंकण के बीच स्थित मैंग्रोव वन की जंगल लुप्त हो गए तथा अनेक प्रकार के जंगल भी दिखाई नहीं दिए जब यह चक्रवात दिखाई दिया। तो
अब हम पढ़ेंगे जो चक्रवाती वर्षा होती किस प्रकार गमन करती है। ये ठंडी वायु लाती है और गर्म वायु ऊपर की ओर ले जाती है, जिससे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। फिर है हमारी पर्वतीय ऊर्जा। पर्वतीय वर्षा ये आर्द्र वायु लेके आती है, जो गर्म वायु होती है एकदम। सामान्य वर्षा वो वर्षा होती है जो बारिश आते समय फिर गर्म हवा को ऊपर की ओर फेंकती है। तो ये 3 प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? ये वर्षा के 3 प्रकार के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आर्द्रता। क्या आप आर्द्रता के बारे में जानते हैं कि आर्द्रता क्या होती है? तो आइए पता करते हैं कि आर्द्रता क्या है। जब जल पृथ्वी या विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यदि कहीं पानी पड़ा हो, कहीं समुद्र हो, कभी पौंड हो, कभी जलाशय हो, तो वहाँ पे वाष्प उत्सर्जन होता रहता है, तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब पानी धीरे धीरे आसमान में जाता है तो ये आर्द्रता का रूप ले लेता है। जब वायु जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, मतलब इसमें जलवाष्प सबसे अत्यधिक होता है, तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। इसे कौन सा दिन कहते हैं? आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, जिसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। मतलब जब आपने देखा होगा, जब सूर्य की किरणें होती तब आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बट जब मौसम ख़राब हो, वर्षा आ रही हो, वर्षा का मौसम बना हो, तो आपके कपड़े सूखने में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ता है। और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। ठीक है, जब आर्द्रता होती है तो हम असहज महसूस करते हैं, मतलब अजीब सा महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर की ओर उठता है तब यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल को बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल का ये बूंद इतनी भारी हो जाता है तो ये वायु में तैर ना सके, तब ये विषण के रूप में नीचे आ जाता है, मतलब वर्षा होने लग जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाएं जहाज अपने पीछे सफ़ेद तथा चिन्ह छोड़ते जाते हैं। इनसे इंजनों से निकलती नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के ऊपर दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, मतलब जो वर्षा होती है उसे वर्षा कहलाती है। जो वर्षण गिरती है, ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जो पौधे होते हैं जल को बचाव के लिए बहुत मदद करते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ियों से नीचे बहता रहता है। जब हम पेड़ पौधे काट देते तो वो जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है। निचले इलाकों में बाढ़ का कारण ज़्यादा बनता रहता है, क्योंकि यदि पेड़ होगा तो वो पानी को सोख लेंगे, ठीक है, तथा उसको बचा देंगे। आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि हमारे वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो वो है सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवाती। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा के हमारे कितने प्रकार होते हैं। पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यह वर्षा कम हो तो जल की कमी, सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो हमारी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कि वर्षण के दूसरे रूप क्या क्या हैं। जो वर्षण होता है, आपने ओलों के बारे में तो सुना ही होगा, तो उसे हम वर्षण का नाम देते हैं। हिम बर्फ़ का जमना ये सब वर्षण कहलाता है। जब ये भारी हो जाते हैं तो आसमान से नीचे की ओर गिरने लग जाते हैं, जिसे हम वर्षा का नाम देते हैं।
तो आइए अब एनसीईआरटी अभ्यास के एनसीईआरटी की ओर चलते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। यदि हमें सांस चाहिए तो अभी भी हम वायुमंडल पर निर्भर हैं। यदि हम सांस ही नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है। किन दो गैसों से बना हुआ है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली दो गैसेस है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है वायुमंडल पे, तथा जो नाइट्रोजन है वो 78% हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल में पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वायुमंडल में कौन कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को पैदा करती है। ऐसी कौन सी गैसेस हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह ऑक्सीजन प्रभाव को पैदा करती है। मौसम किसे कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दिशाओं को हम मौसम कहते हैं, जिसमें अनेक दिशाएं पाई जाती है। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा तथा पर्वतकृतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुदाब क्या है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को हम वायुदाब कहते हैं। यदि वह वायु हमारे पर मनुष्य के ऊपर दाब लगाती है तो हमारे पृथ्वी से मनुष्य की ओर से एक बल निकलता है तथा उसके विपरीत पाया जाता है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका है निम्नलिखित में से राइट रॉन्ग लगाना है आपको। इनमें से 3 क्वेश्चन है, उनमें से किसी एक के बारे में सही आंसर बताना है कि जो हमारी निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो सूर्य के लिए हानिकारक किरणें से बचाती है। तो हमें पता है कि वो है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है जो हमें सूर्य की किरणों से बचाती है। उसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही है जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ना तो नाइट्रोजन, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। क्या वह क्षोभमंडल है, क्या वो भारी वायुमंडल है या मध्य मंडल है। तो उसका आंसर है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल ऐसी वायु परत है जो कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि वायुमंडल की निम्नलिखित परत में से कौन सी बादल विहीन है, जिसमें बादल बनते हैं। क्या वह क्षोभमंडल है, समताप मंडल है या मध्य मंडल है। तो वो है हमारा समताप मंडल, जहाँ पे बादल विघटित होते हैं, मतलब बादलों का बनना। वायुमंडल की परतें में जब ऊपर की ओर आती है तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। तो वायुदाब तब हमारा घटता है। क्या होता है तब हमारा वायुदाब घटता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, जब विशिष्ट तरंग रूप से पृथ्वी पर आती है तब हम उसे क्या कहते हैं। क्या हम बादल कहते हैं, क्या हम उसे वर्षा कहते हैं, क्या हम हिम कहते हैं। तो हम उसे वर्षा का नाम देते हैं। अब आइए मैचिंग की ओर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यापारी पवनें, लू मानसून पवनें तथा पवन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो व्यापारी पवनें क्या होती है। व्यापारी पवनें हमारी स्थायी पवन होती है। क्या होती है, स्थायी पवनें
होती है। जो लू होती है वो हमारी स्थानीय पवनें होती है। जो मानसून होता है वो मौसम पवनें कहलाती है। और जो पवन होता है वो क्या होता है? जो पवन होता है वो पवन की क्षैतिज गति होती है। तो इस प्रकार हम इसका मिलान करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कारण बताएं। कारण बताओ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है, तो इसका क्या कारण है कि जल्दी हमारे कपड़े आर्द्र के दिन में गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते तथा गर्मी के टाइम हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में वे अक्सर आर्द्र दिन होते हैं। आर्द्र दिन में वायु में जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है और वायु में जलवाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़ों को जल्दी सूखने नहीं देती, इसलिए आर्द्रता के कारण हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे ध्रुव की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है। मैंने आपको बताया कि आतपन का मतलब होता है कि सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर आना आपतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कहलाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आने पर आपतन की मात्रा बहुत अधिक घटने लग जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमने देखा है 2 कारण और हैं हमारे। चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक हमारा कारण में क्वेश्चन था कि कहते हैं आर्द्रता दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्या लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। भूमध्य रेखा में ध्रुव की ओर जाने पर आपतन कर्तन क्यों घटने लगती है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा आर्द्रता दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं। इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यदि आप सभी को जो मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो, और अगर पसंद ना आए तो अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए तथा थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।